ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, जूम इन कर रखा है, जूम आउट करता हूँ। अब ठीक है? अब ठीक है। गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। यस 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 यस। क्या हाल चाल है बच्चों? ओके। हाँ भाई बच्चों, सभी बच्चे अपने हाल चाल बताएं। बताओ भाई, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? तबीयत तो बेटा काफी ठीक है। तबीयत काफी ठीक है। तबीयत बहुत सही। ओके ठीक है। अंजू बेटा देख लूंगा, है ना, क्या गलतियां है। फर्स्ट एडिशन है तो हो सकता है कुछ हो। हाँ, बहुत सही। कालू भाई लव यू। बफरिंग हो रही है साधना, तो बेटा एक बार तुम एग्जिट करो, बाहर जाओ और फिर जाकर रीज्वाइन करो। इधर से सब सही है, इधर से सब सही है। अच्छा, संडे तक आपकी बुक आ जाएगी। अंकुश वेरी गुड बेटा, बहुत सही। आदर्श तिवारी सर, जिससे बैच ले रखा है उसके लिए क्या फ्री है? अच्छा, आदर्श तिवारी कह रहा है जिसने बैच ले रखा है उसके लिए क्या फ्री है। मैं, जिसने बैच ले रखा है उसके लिए मैं फ्री हूं। जो वो कहेगा वो मैं करूंगा, ठीक है? जो जो कहोगे वो पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं फ्री हूं। फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट करा दीजिएगा। बिल्कुल करा देंगे। अच्छा ठीक है। अलका कुमारी, बिल्कुल सही बात है, कर देंगे यार कुछ ना कुछ। ओसी कराइएगा, ठीक है, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, आप लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। देखो, संडे के टेस्ट का सिलेबस पहले बता देता हूं, डेली बताता हूं मैं। संडे को जो टेस्ट है उसका सिलेबस आयनिक इक्विलिब्रियम है, उसका सिलेबस आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है ना। आज एक आपको और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आज शाम को YouTube पर एक नई चीज ला रहे हैं हम लोग आपके लिए, नीट एडवांस सिलेक्शन सीरीज, नीट एडवांस सिलेक्शन सीरीज। अब इसमें क्या है, कैसे है, ये सब कुछ 7 बजे बताएंगे, ये सब कुछ 7 बजे बताएंगे, ठीक है? ये सब कुछ 7 बजे बताएंगे। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन लगे हाथ। देखो, जो भी आपके दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, मोहल्ले वाले हैं, जो भी ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 11th में है, 12th में है या ड्रॉपर में है, उन सभी बच्चों के लिए अभी खुशखबरी है। मंथन बैच, मंथन बैच के साथ बुक, ये सब अभी 50% ऑफ पे है संडे तक, मतलब आज और कल। तो आप उन सब लोगों को बोल सकते हो कि हाँ भाई ले ले, ठीक है, हाँ भाई ले ले, और उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दे, पढ़ाई स्टार्ट कर दे। जो भी भटक गए हैं, काउंसलिंग में थे या अभी तक उन्होंने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की, तो आपके जो भी दोस्त यार हैं वो ये ले सकते हैं। आप लोग तो शुरुआत से जुड़े हो, तो आप लोग तो उनसे कोसों आगे हो, आप लोगों की प्रिपरेशन उनसे बहुत आगे है। मगर जो ऐसे हैं, दोस्त हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं,
लास्ट लेक्चर का टेस्ट, लास्ट लेक्चर का टेस्ट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। उसका पहला क्वेश्चन ये रहा, लास्ट लेक्चर के टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा। बताइए सब लोग, उन सभी को आप लोग बोलिए कि ले सकते हैं सर। अरे वाह, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, कल बुक मेरे घर आ जाएगी, बहुत सही बेटा। सबके पास जल्दी जल्दी करा लो, बुक वाला काम जल्दी जल्दी करा लो, तो फिर वो सीरीज चालू की जाए। सीरीज का मतलब वो क्लास चालू की जाए, रिवीजन क्लास। TSD नंबर 1, 2 ग्राम ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद सर्टेन वेट ऑफ मेटल गिवन 22 gram of metal oxide. The equivalent weight of metal is, the equivalent weight of metal is, बताइए, the equivalent weight of metal is, मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? हाँ, जल्दी जल्दी बताएं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, तो देखो यार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, मैंने आपको पढ़ाया था कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा वो वेट उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहोगे। तो देखो 2 ग्राम ऑक्सीजन से 22 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना है। मतलब क्या है भाई, मेटल था, ऑक्सीजन था, मिलके बना रहे हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ये देखो, तो 2 ग्राम ऑक्सीजन से 22 ग्राम मेटल बनना है, मेटल ऑक्साइड बनना है। तो इसमें मेटल कितना होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से दोनों तरफ का मास बराबर होना चाहिए। तो 22 ग्राम, 2 ग्राम तो ऑक्सीजन है, तो बचा हुआ 20 ग्राम कौन है? मेटल है। 2 ग्राम तो ऑक्सीजन है भाई, 22 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना, इसमें से 2 ग्राम तो ऑक्सीजन है, तो बचा हुआ 20 ग्राम कौन है? मेटल है ना। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन से 20 ग्राम मेटल अटैच होता है। डिफिनीशन क्या है? 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना मेटल अटैच होगा वो इक्विवेलेंट होगा। तो 2 ग्राम से 20 ग्राम ऐड होता है, तो 8 ग्राम से कितना होगा? 80 ग्राम। दोनों तरफ 4 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 80। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 80, है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिए, ये करिए। विच स्टेटमेंट अबाउट Na2S4O6 इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट Na2S4O6 करेक्ट? जल्दी से करिए, मैं जरा पानी में बोतल में पानी भर लो, है ना, जल्दी करो। बताओ, बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? तो देखो, इसका फिगर आना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है जैसे आप इसका फिगर सीख जाओ। और मुझे जहां तक याद है कि ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, और इसके पीछे देने का एक ही रीजन है कि क्या आपको फिगर याद हुआ या नहीं, या आपने फिगर अभी तक याद किया या नहीं। क्योंकि यदि फिगर नहीं याद होगा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन में एक एक दो दो बार क्लास में करा रहा हूं, कि दो दो बार करा रहा हूं। दो दो बार कराने से शायद मेमोरी में सेट हो जाए।
अब देखो इसकी 1 2 2 5, एक बॉन्ड इधर गया, 2 बॉन्ड इधर गए, 2 बॉन्ड इधर गए, 5, इधर भी वही है 5। अब ये सल्फर जो है दोनों तरफ सल्फर है तो कहीं नहीं जाएगा बॉन्ड 0, दोनों तरफ सल्फर है कहीं नहीं जाएगा बॉन्ड 0। तो 2 सल्फर है जिनकी +5 है, 2 सल्फर है जिनकी 0 है, 2 सल्फर है जिनकी +5 है, 2 सल्फर है जिनकी 0 है। अब देखो जिसको फिगर आता है उसके लिए तो ये क्वेश्चन इजी है, इतना टफ नहीं है, मगर जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत टफ है। बताओ भाई किसके कितने मार्क्स? 2 आउट ऑफ बताइए, बताओ भाई 2 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ। अच्छा आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक इंस्टाग्राम पे एक रील मिली, ठीक है ना, एक रील मिली, आप लोग देखना शायद वहां पे डाल दी जाए, क्या बोलते हैं चैनल पे, ठीक है ना। एक रील मिली, मैं तो सोचता था कौन कौन लोग पढ़ते हैं। देखो एक बच्चा है, या तो उसकी मदर है या वो कोई टीचर है स्कूल की, या उस बच्चे की मदर है, देखना सब लोग, है ना। ये ये आज ही कल की है, क्योंकि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर हो रही है। नहीं, ये मुझे लग रहा है मंजिल बैच है। नहीं नहीं, मंथन बैच लिखा हुआ है, ये मंथन बैच का है, कल या परसों का ही है। और रिडॉक्सी चल रहा है, ये मतलब आज ही कल की किसी बच्चे ने बनाई है, या तो उसकी मम्मा जी है, माता जी हैं, ठीक है, या हो सकता है किसी स्कूल की टीचर हो तो लेक्चर से देख के अपना पढ़ा रहे हो, या खुद तो नहीं पढ़ रहे होंगे, नीट में इतनी, है ना, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हो या तो चल। मगर इससे एक बात तो पता चल रही कि मंथन बैच दूर दूर तक गलियों गलियों तक फैला हुआ है ना। हाँ अच्छा तुम लोग यार आ जाओ। अच्छा अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल, अब ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या है जरा देखो यार, मैंने कल आपको बताया था कि किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, वो हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय n फैक्टर, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब प्रॉब्लम यह है कि यार मॉलिक्यूलर वेट तो हमें आता है, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट तो हमें आता है, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो हमें आता है, मगर n फैक्टर कैसे निकाला जाए? तो देखो n फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप मुझे ये बताओ, आप कितने तरह के मॉलिक्यूल पढ़ते हो? या तो आप एसिड पढ़ते हो, या तो आप बेस पढ़ते हो, या आप सॉल्ट पढ़ते हो, जनरली इसी तरह के तो मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम यदि एसिड का n फैक्टर निकालना सीख जाए, बेस का n फैक्टर निकालना सीख जाए, और सॉल्ट का n फैक्टर निकालना सीख जाए, तो अपना काम हो जाएगा, हम सभी तरह के मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। तो हमें इन तीनों के n फैक्टर निकालने सीखने हैं, हमें इन तीनों की क्या निकालने सीखने हैं? n फैक्टर निकालने। अब गौर सुनना, वैल्यू ऑफ
एन फैक्टर, एन फैक्टर, वैल्यू ऑफ एन फैक्टर क्या हो सकती है? जीरो नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो एन फैक्टर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है और निगेटिव नहीं होगी। एन फैक्टर की एनी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, एनी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/4 हो सकती है, 1/8 हो सकती है। 1 से बड़ी, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा बेटा, हरिओम वर्मा कह रहा सर हिंदी में न लिखो। ओके, लो यार, आज तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे सिर्फ, नॉट पॉसिबल, आज तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। आज का दिन ओम वर्मा के नाम। चलो, तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू इक्वल टू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब सारे बच्चे मुझे बताएं, यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, केस नंबर 1, यदि n ग्रेटर देन 1 है तो रिलेशन क्या आएगा? तो रिलेशन ये आएगा कि इक्विवेलेंट वेट छोटा होगा और मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होगा। क्यों? बड़ी वैल्यू रख लो ना, एक से बड़ी वैल्यू है तो एक से बड़ी वैल्यू से जब इसको डिवाइड करते हो तब इसके बराबर होता है। यदि n की वैल्यू 1 है तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट आपस में बराबर होंगे। यदि n की वैल्यू लेस देन 1 है तो एक से छोटी वैल्यू रखने से वैल्यू बढ़ जाती है। ये देखो 5 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आया? 25। ये देखो वैल्यू बढ़ गई, 5 डिवाइडेड बाई 0.2, आंसर जो आ रहा है 25 है, बढ़ गई। तो यदि एक से छोटी वैल्यू रखोगे तो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू ज्यादा आएगी मॉलिक्यूलर वेट से, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू ज्यादा आएगी मॉलिक्यूलर वेट से। अब आप सोचो, ये जो तीसरा लिखा है ना, कभी कभी मैंने टीचरों से भी पूछा है इंटरव्यू में, टेस्ट में, कि जरा बताना क्या कभी इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हो सकती है? क्या कभी इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हो सकती है? तो बहुत सारे टीचरों ने सही भी आंसर दिया है, वहां कुछ ने गलत भी दिया है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हो सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, निगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है, एक से बड़ी, एक से छोटी, एक के बराबर। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा भी हो सकती है, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने क्या बताया, किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर करना है। n फैक्टर की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। अब n फैक्टर ऑफ एसिड, n फैक्टर ऑफ बेस, n फैक्टर ऑफ सॉल्ट, ये पढ़ना है कि किस तरह से n फैक्टर निकाले जाए। तो देखो n फैक्टर ऑफ एसिड, अब देखो एसिड का n फैक्टर क्या होता है, सारे बच्चे गौर से देखेंगे कि किसी एसिड का n फैक्टर क्या होता है। गौर सुनना, गौर से सुनना। देखो एक मोल बेस को, हाँ बेटा नया चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा, एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज करने में जितने एचायन खर्च होते हैं, एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में जितने OH आयन खर्च होते हैं उसे n फैक्टर ऑफ एसिड कहते हैं। क्या? एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में जितने OH आयन खर्च होते हैं, तो देखो टोटल नंबर ऑफ OH आयन रिक्वायर्ड
required to neutralization of 1 मोल ऑफ, गौर से देखना क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में जितने OH आयन खर्च हो रहे हैं उनको एन फैक्टर ऑफ एसिड कहते हैं। 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में जितने OH आयन खर्च होंगे वो एन फैक्टर ऑफ एसिड बोले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये HCl है, अब HCl का न्यूट्रलाइजेशन करना है तो यहां देखो, यहां कितना लिखा है 1, तो 1 मोल एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो। अब ये देखो न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब बताओ कितने मोल बेस खर्च हुए, 1, यहां पे 1 लिखा है, कितने मोल बेस खर्च हुए 1, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या है 1 है। 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में जितने मोल बेस खर्च होते हैं वो एन फैक्टर ऑफ एसिड है। अब यहां चेक करो सारे लोग। अब देखो यहां कितना लिखा है 1 मोल, 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने बेस खर्च हुए 2, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड कितना है 2। 1 मोल एसिड, यहां देखो 1 मोल लिखा है, 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में बेस कितने खर्च हो रहे हैं 2, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड कितना है 2। अब ये देखो 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने मोल बेस खर्च हो रहे हैं, देख लीजिए आप। 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने मोल बेस खर्च हो रहे हैं, देखो यहां कितना लिखा है 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितना बेस खर्च हो रहा है 3, तो ये एन फैक्टर ऑफ एसिड कितना हुआ 3। एन फैक्टर ऑफ एसिड कितना हुआ 3। 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में जितना बेस खर्च होता है उसे एन फैक्टर ऑफ एसिड कहते हैं। इसीलिए एन फैक्टर ऑफ एसिड का बच्चों नाम, गौर सुनना, इसीलिए एन फैक्टर ऑफ एसिड का नाम जो होता है बेसिसिटी होता है। इसीलिए एन फैक्टर ऑफ एसिड का नाम बेसिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप बेस काउंट करते हो। ये दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा है, किसी दूसरे कलर से लिख देता हूं। इसीलिए इसका नाम क्या होता है बेसिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि आप बेस काउंट करते हो, इसलिए इसका नाम बेसिसिटी होता है। एन फैक्टर ऑफ एसिड का नाम बेसिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि आप बेस काउंट करते हो। डिफिनीशन क्या है, 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितने मोल बेस खर्च हो रहा है। 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितने मोल बेस खर्च हो रहा है, 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितने मोल बेस खर्च हो रहा है। ये क्या है, ये है एन फैक्टर ऑफ एसिड। अब बच्चों ने कहा सर देखो आपने बिल्कुल प्योर डिफिनीशन बता दी है, मगर इसमें रिएक्शन लिख के करना पड़ रहा है, क्या कोई जुगाड़ है, जल्दी होने का कोई चांस है कि जल्दी जल्दी काउंट हो जाए। ये तो बिल्कुल प्योर फॉर्म है, तो क्या कोई जुगाड़ है जो जल्दी जल्दी काउंट हो जाए। तो मैंने कहा हाँ। बच्चों ने कहा कैसे, मैंने कहा ऐसे। देखो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो ऐसे होती है। मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूं। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जब कंसंट्रेशन पढ़ा रहा था, फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा रहा था, फिर मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जब पीएच पढ़ा रहा था। आज मैं फिर बता रहा हूं। देखो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका मतलब जितने एच आयन होंगे उतने ही OH आयन खर्च होंगे। क्यों? 1:1 की रिएक्शन है, 1:1 की रिएक्शन है। तो एसिड के पास जितने एच आयन होंगे उतने ही OH आयन खर्च होंगे। तो आप रिएक्शन करके OH आयन काउंट करो। डीपीपी रॉन्ग अपलोड हो गया है देव। अच्छा चलो मैं बात करूंगा, देखूंगा, है ना देव, मैं चेक करूंगा। तो जितने मोल एच आयन खर्च होंगे उतने ही मोल OH आयन खर्च होंगे। तो आप डायरेक्ट एच आयन काउंट कर लो। देखो
एच आयन कितने हैं? एक। तो यदि एच आयन एक है तो एक ही ओ एच आयन खर्च हो रहा है। एच आयन कितने हैं? दो, तो दो ओ एच आयन खर्च हो रहा है। एच आयन कितने हैं? तीन, तो तीन ओ एच आयन खर्च हो रहा है। तो आप रिएक्शन करके देखने की जगह सीधे सीधे एच आयन काउंट कर लो। क्यों? जितने एच आयन होंगे उतने ही ओ एच आयन खर्च होंगे। तो इसीलिए इसका एक शॉर्टकट बना दिया गया। शॉर्टकट क्या कह दिया गया? टोटल, ये शॉर्टकट डिफिनीशन है, रियल डिफिनीशन नहीं है। टोटल मोल ऑफ एसिडिक एच आयन। हमें एच आयन नहीं चाहिए, वो एच आयन चाहिए जो एसिडिक है। एसिडिक एच आयन, टोटल मोल ऑफ एसिडिक एच आयन इन 1 मोल ऑफ एसिड। 1 मोल ऑफ एसिड, एक मोल एसिड में जितने एसिडिक एच आयन है वो एन फैक्टर ऑफ एसिड है। ये एक शॉर्टकट है, ये कोई रूल नहीं, डिफिनीशन तो ये है। ये एक शॉर्टकट है कि एक मोल एसिड में जितने एसिडिक एच आयन है। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन कौन करेगा? एसिडिक एच आयन करेगा, नॉर्मल एच आयन नहीं करेगा। तो एक मोल एसिड में जितने एसिडिक एच आयन है वो उसका एन फैक्टर है। और एसिडिक एच आयन कैसे पहचाने जाते हैं? तो देखो, एसिडिक एच आयन कौन से होते हैं, सारे बच्चे ध्यान दें। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ठीक है, हेलोजन से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है, हेलोजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक। बाकी कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ये हाइड्रोजन हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये बेस से रिएक्शन कर लेंगे। ये हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस से रिएक्शन कर लेंगे। कौन कौन से अटैच हाइड्रोजन? सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजन और ट्रिपल बॉन्ड। ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, बेस से रिएक्शन कर लेंगे। अब देखो, ये किससे अटैच है? हेलोजन से। ये वाले किससे अटैच है? या तो ऑक्सीजन से या सल्फर से, दोनों एसिडिक है। ये वाले किससे अटैच है? फास्फोरस से अटैच नहीं है, ये ऑक्सीजन से अटैच है। यदि ये फास्फोरस से अटैच होते तो एसिडिक ना होते। हमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। ये देखो, ये सारे के सारे ऑक्सीजन से अटैच हैं, इसलिए ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड की रियल डिफिनीशन क्या है? एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितने OH आयन खर्च हो रहे हैं, वो एन फैक्टर ऑफ एसिड है। मगर हम जल्दी जल्दी के लिए, शॉर्टकट के लिए ये यूज करते हैं। एक मोल एसिड में कितने एसिडिक एच आयन है, एक मोल एसिड में कितने एसिडिक एच आयन है। अब एसिडिक एच आयन कैसे पता चलेंगे? ऐसे पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये देखिए, देखो बताओ भाई, इसमें कितने एसिडिक एच आयन है? ये देखो, अब इसमें एच आयन तो बहुत सारे हैं भाई। ये देखो, इसमें कितने सारे हाइड्रोजन है, एक मोल में कितने सारे हाइड्रोजन है, बेंजोइक एसिड। मगर हमें वो हाइड्रोजन चाहिए जो ऑक्सीजन से अटैच हो। तो एन फैक्टर कितना है? एक, क्योंकि ऑक्सीजन से सिर्फ ये वाला अटैच है, ये 5 ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, ये 5 ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, इसलिए एन फैक्टर कितना है? एक। एन फैक्टर कितना है? एक, है ना? देख लो आप। इसी तरह ये देखो, ये ऑक्जेलिक एसिड है। अब ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर कितना है? दो। क्यों? दो हाइड्रोजन इससे अटैच है। इसका एन फैक्टर बताओ? दो। क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन सल्फर से अटैच है, दो हाइड्रोजन सल्फर से अटैच है, इसलिए एन फैक्टर दो। अब देखो, इसका एन फैक्टर बताओ? तो देखो, यहां पे फास्फोरस भी है, और फास्फोरस से अटैच एटम एसिडिक नहीं है, तो इसका एन फैक्टर कितना है? तीन। क्यों? तीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। अब देखो H3PO3, H3PO3 ऐसा होता है।
अब एन फैक्टर कितना है? ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक नहीं है। तो अब एन फैक्टर कितना होगा? 2। क्यों? ऑक्सीजन से, सल्फर से, हाइड्रोजन से, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक नहीं है, तो इसलिए एन फैक्टर सिर्फ ये 2 है। अब देखो इसी तरह से H3PO2, H3PO2, ये देखो, अब देखो ना तो ये एसिडिक है ना ये एसिडिक है, तो एन फैक्टर कितना है? 1। एन फैक्टर कितना है? 1, क्योंकि हमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, हमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए एन फैक्टर कितना है? 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन 1 है, इसलिए एन फैक्टर 1 है। क्लियर है? क्लियर है? कर लोगे? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, अब जरा गौर से समझो और सारे बच्चे बताओ, इसका एन फैक्टर बताइए। एन फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड, सारे बच्चे एसिटिक एसिड का एन फैक्टर बताएं। 1 2 सॉरी 1 4 3 2, बताओ एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा? सभी बच्चे बताएं कि उनकी समझ में एसिडिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा। तो देखो एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा? हमें कौन से हाइड्रोजन चाहिए? ऑक्सीजन से अटैच, ये कार्बन से अटैच है, ये ऐसे है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसलिए एन फैक्टर कितना आएगा? 1। एन फैक्टर कितना आएगा? 1। यस। अब देखो जरा गौर से समझो, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन लिख के देता हूं और तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ H2SO, H2SO4 का एन फैक्टर बताओ। तो आप क्या बताओगे? देखो सल्फर से अटैच हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन हो, दोनों एसिडिक होता है। सल्फर से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो इसका मतलब क्या? जिससे अटैच हो एसिडिक ही होगा। तो इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। एन फैक्टर कितना हुआ? 2। अब देखो फिर मैंने क्वेश्चन चेंज किया, इसी क्वेश्चन को मैं कई बार लिख रहा हूं जैसे आपको समझ में आए। फिर मैंने लिखा कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ H2SO4 in given reaction। क्या है ये देखो, इस रिएक्शन में H2SO4 का एन फैक्टर बताइए। बताइए, पहली वाली रिएक्शन में बताइए, फिर दूसरी वाली रिएक्शन में बताइए, फिर तीसरी वाली रिएक्शन में बताइए। अब गौर से मेरी बात को सारे बच्चे समझेंगे। देखो जब रिएक्शन नहीं लिखी जाती है, जब रिएक्शन नहीं लिखी जाती है
तो ये माना जाता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सभी के सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सभी के सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब रिएक्शन नहीं दी होती है तो हम ये सपोज करते हैं, हम सपोज करके चल रहे होते हैं, सपोज करते हैं कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर रहे हैं। यदि रिएक्शन नहीं दी है तो यह मान के चला जाता है कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर यदि रिएक्शन दी है तब रिएक्शन से निकालना होता है, तब रिएक्शन से निकालना होता है। बट जब रिएक्शन गिवन हो तो रिएक्शन से निकालना होता है। और एन फैक्टर एक वेरिएबल टर्म है, पीछे पढ़ा चुका हूं। एन फैक्टर एक वेरिएबल टर्म है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एन फैक्टर क्या है? एक वेरिएबल टर्म है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखो जरा कैसे निकलेगा, बिल्कुल डिफिनीशन से निकलेगा। यहां कितना लिखा है? एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितने OHN खर्च हो रहे हैं? OHN निकालो, कितने खर्च हो रहे हैं? 2। एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितने OHN खर्च हो रहे हैं? 2। एन फैक्टर 2। इस रिएक्शन में एन फैक्टर 2 है। अब इसमें आओ, एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने OHN खर्च हो रहे हैं? 1। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, है सिर्फ एक। चेक करो, देखो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, अब कितने हैं? 1। इसका मतलब सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो चाहो तो बेसिक डिफिनीशन से निकाल लो और चाहो तो ऐसे निकाल लो। देखो 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, अभी भी 1 है, इसका मतलब एक एसिडिक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एन फैक्टर 1। या फिर ऐसे निकाल लो, एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में OH कितना खर्च हो रहा है? 1, तो एन फैक्टर 1। अब इसमें चेक करो, पूरी रिएक्शन में देखो 2 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में OHN कितना खर्च हो रहा है? चेक करो, 1। रिएक्शन बैलेंस है, 2 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में OHN खर्च हो रहा है 1, तो 1 मोल को न्यूट्रलाइज कराने में कितना खर्च होगा? आधा। क्यों? डिफिनीशन क्या है? 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जो OHN खर्च होता है वो एन फैक्टर होता है। 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जो OHN खर्च होता है वो एन फैक्टर होता है। तो 2 मोल में कितना खर्च हो रहा है? 1, तो 1 में कितना खर्च होगा? आधा। या फिर ऐसे निकाल लो, टोटल एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और यहां कितने हैं? 3। इसका मतलब 1 खर्च हुआ है। टोटल एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक मॉलिक्यूल में 2, 2 मॉलिक्यूल में 4। टोटल एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और यहां कितने हैं? देखो 3। इसका मतलब 1 खर्च हुआ है। तो 2 मोल में 1 खर्च हुआ है, तो 1 मोल में कितना खर्च होगा? आधा। 1 मोल में कितना खर्च होगा? आधा। 1 मोल में कितना खर्च होगा? आधा। तो एन फैक्टर कितना हुआ? आधा। तो देखो उसी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर 2 है, उसी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर 1 है, उसी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर हाफ है।
तो एन फैक्टर वेरिएबल टर्म है, रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, रिएक्शन चेंज होगी तो एन फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि रिएक्शन गिवन है तो रिएक्शन से एन फैक्टर निकालोगे, रिएक्शन गिवन है तो रिएक्शन से एन फैक्टर निकालोगे, बात समझ रहे हो। और रिएक्शन नहीं दिए तो फिर आप जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सब एन फैक्टर है। ये देखो, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सब एन फैक्टर है। बताइए इसमें, बताइए सारे बच्चे, इस रिएक्शन में बताइए, अच्छे से बताइएगा। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एन फैक्टर ऑफ H3PO4 बताओ। 3 2 1 हाफ। बताइए, बताइए जल्दी से। इस रिएक्शन में H3PO4 का एन फैक्टर कितना आएगा? इस रिएक्शन में H3PO4 का एन फैक्टर कितना आएगा? वैसे तो H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है क्योंकि 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। वैसे तो H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है कि 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, मगर रिएक्शन दी है तो रिएक्शन से निकलेगा। अब देखो, 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में 2 मोल OH आयन खर्च हो रहा है। हाइड्रोक्साइड 1 है मगर OH आयन कितने हैं? 2। 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में 2 मोल OH आयन खर्च हो रहे हैं, तो एन फैक्टर 2 है। या फिर ऐसे कर लो, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और यहां कितने बचे? 1। इसका मतलब 1 मोल एसिड में 2 मोल हाइड्रोजन खर्च हुए, 2 एसिडिक हाइड्रोजन खर्च हुए। टोटल देखो, 1 मोल एसिड में टोटल 3 हाइड्रोजन थे, अब बचे 1 तो 2 खर्च हुए, तो एन फैक्टर कितना है? 2। एन फैक्टर कितना है? 2। बात समझ गए? एन फैक्टर कितना है? 2। कर लोगे? कर लोगे? यस। अब आओ, एन फैक्टर ऑफ बेस। जैसे एन फैक्टर ऑफ एसिड है, डिट्टो उसी तरह से एन फैक्टर ऑफ बेस है, डिट्टो उसी तरह से, बस अब उल्टा काउंट करना है। क्या? एन फैक्टर ऑफ बेस को बच्चों बोला जाता है एसिडिटी। एन फैक्टर ऑफ बेस को बोला जाता है एसिडिटी। क्यों? क्योंकि हम एच आयन काउंट करते हैं। बिल्कुल उल्टा लिखना है। क्या? टोटल मोल ऑफ एच आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेस। 1 मोल बेस के न्यूट्रलाइजेशन में कितने एच आयन खर्च हो रहे हैं? 1 मोल बेस के न्यूट्रलाइजेशन में कितने एच आयन खर्च हो रहे हैं, वो एन फैक्टर ऑफ बेस है। आप काउंट क्या कर रहे हो? एच आयन, इसीलिए इसका नाम है एसिडिटी। 1 मोल बेस की न्यूट्रलाइजेशन में कितने एच आयन खर्च हो रहे हैं? तो कितने एच आयन खर्च हो रहे हैं देख लो, जितने OH आयन होंगे। 1 मोल बेस की न्यूट्रलाइजेशन में कितने एच आयन खर्च हुए? 1, इसलिए एन फैक्टर ऑफ बेस 1। एन फैक्टर ऑफ बेस 1। डिट्टो सेम डेफिनेशन है, बस चेंज हो गया ये। अब इसका शॉर्टकट, तो शॉर्टकट भी उसी तरह से। क्या काउंट करना है? देखो, एन फैक्टर ऑफ बेस और कैसे निकाल सकते हो? तो वहां पर आपने एसिडिक हाइड्रोजन काउंट किए थे, यहां पर आप बेसिक OH काउंट कर लो। टोटल आयनिक OH ही बेसिक OH है।
आयनिक OH ही बेसिक OH है। टोटल आयनिक OH इन 1 मोल ऑफ बेस, 1 मोल ऑफ बेस, 1 मोल बेस में कितने आयनिक OH है? क्योंकि आयनिक OH बेस की तरह बिहेव करते हैं, OH बेस की तरह बिहेव नहीं करता। मैं 10 जगह OH लिखा दिखा दूंगा, जैसे ये देखो, ये देखो जरा इसको पढ़ना, इथाइल अल्कोहल, ये OH ही तो लिखा है, वो ऐसे लिख के दे देगा, तो क्या तुम OH काउंट करोगे? जैसे ये देखो, इसको सब लोग देखना जरा, सभी लोग इसको देखो, क्या तुम OH काउंट करोगे? ये लिखा है एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड को घुमा के लिख दिया। हमें वो OH चाहिए जो आयनिक हो, वो बेसिक होगा। और आयनिक OH किससे अटैच होता है? मेटल से। मेटल से जो अटैच OH होगा वो बेसिक होगा। क्यों? मेटल से अटैच OH आयनिक होगा, वो बेसिक होगा, बेसिक OH होगा। ध्यान रखना, मेटल से जो अटैच OH है वो बेसिक होगा, कार्बन से अटैच OH बेसिक नहीं होगा। तो जैसे उसमें क्या था, 1 मोल में कितने एसिडिक H आयन है, वैसे ही इसमें है 1 मोल में कितने बेसिक OH आयन है, वो एन फैक्टर है, वो एन फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो NaOH में कितने OH आयन है, देखो मेटल से अटैच है, 1 मोल में कितने OH आयन है, 1, एन फैक्टर 1। 1 मोल में कितने OH आयन है, काउंट करो, काउंट करो, 1 मोल में कितने OH आयन है, 2, एन फैक्टर 2। यहां देखो 1 लिखा है। 1 मोल में कितने OH आयन है, 3, एन फैक्टर 3। ये देखो यहां 1 लिखा है। जर्कोनियम 1 मोल में कितने OH आयन है, 4, तो एन फैक्टर 4 हो गया। देख लो, एन फैक्टर 4 हो गया। 1 मोल में कितने OH आयन है, देखो 1 मोल में कितने OH आयन है, नहीं, ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, यहां पर OH आयन आएंगे ही नहीं। ये लिखा है ऑक्जेलिक एसिड, ये एसिड है, तो मेटल से अटैच OH आयन होने चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, अब क्वेश्चन इतनी तरह से पूछ सकते हैं, देखना। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ AlOH का होल थ्राइस। पहले क्वेश्चन का आंसर तो सब लोग पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, 1, 2, 3, ठीक है, 1/2। बताओ, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या रिएक्शन दी है? नहीं, रिएक्शन नहीं दी है, तो कितना एन फैक्टर होगा? जितने आयनिक OH आयन होंगे, आयनिक OH आयन कितने हैं? 3। आयनिक OH आयन कितने हैं? 3। 1 मोल एसिड में जितने आयनिक OH आयन होंगे वो उसका एन फैक्टर होंगे। अच्छा, यदि रिएक्शन दी है तो कैसे करोगे? कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब किस में निकालना है? रिएक्शन में निकालना है। रिएक्शन क्या लिखी है? ये लिखी है, देखो और बताओ। बताइए, ऑप्शन क्या है? वही है, बताइए इस रिएक्शन में कितना एन फैक्टर आएगा? देखो 3 OH आयन है और यहां पे कितने बचे? 1, तो इसका मतलब 2 न्यूट्रलाइज हुए। 1 मोल बेस के 2 OH आयन न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो एन फैक्टर कितना है? 2।
एक मोल बेस के 2 OH आयन न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। यहां कितने थे? 3, अब कितने हैं? 1। तो एक मोल बेस के 2 OH आयन न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। या यहां से देख लो, एक मोल बेस 2 H आयन से रिएक्शन कर रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। अब इसको करो, डरना नहीं, डरना नहीं, इस क्वेश्चन में निकालो, इस क्वेश्चन में निकालो। कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। हाँ, बताओ बताओ, अब एन फैक्टर कितना है? ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं। बताओ, अब एन फैक्टर कितना है? जो पढ़ाया है वही लगाना है, जो पढ़ाया है वही लगाना है, उसमें से एक टर्म आगे पीछे नहीं लगाना है। बस मैंने क्वेश्चन को टफ करने के लिए रिएक्शन का बैलेंसिंग बहुत टफ कर दिया है, रिएक्शन का बैलेंसिंग टफ कर दिया, जैसे आपको टेंशन हो, जैसे आपको टेंशन हो। बताओ भाई, देखो, देखिए, टोटल 3 मोल, 3 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में कितने अचायन खर्च हो रहे हैं? 4। 3 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में कितने अचायन खर्च हो रहे हैं? 4। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन क्या है? कितने मेल बेस को न्यूट्रलाइज कराना है? 1 मोल। 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में कितने खर्च होते हैं? तो 3 मोल में कितने खर्च हो रहे हैं? 4। तो 1 में कितने खर्च होंगे? 3 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में, 3 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में 4 मोल हाइड्रोजन खर्च हो रहे हैं, तो 1 मोल में कितने खर्च होंगे? 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में जितने हाइड्रोजन खर्च होंगे वो एन फैक्टर होंगे। पहला रास्ता समझ गए। अब दूसरा तरीका बताता हूं। टोटल कितने OH आयन है? टोटल कितने OH आयन है? 9 OH आयन है। अब कितने हैं? यहां कितने हैं? 5 OH आयन है। इसका मतलब 4 OH आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गए। टोटल देखो, 3 और 3, 9, 9 OH आयन है, उसमें से 4 पार्टिसिपेट कर गए, क्योंकि 5 है यहां पे, ये देखो 5 है, 1 इंटू 5, तो इसका मतलब 4 पार्टिसिपेट कर गए। तो 3 मोल में 4 मोल OH आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1 मोल में कितना होगा? क्योंकि 1 मोल बेस में कितने OH आयन है, ये सेकेंडरी डिफिनीशन है। 1 मोल बेस में कितने बेसिक OH आयन है? तो 3 मोल में 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1 मोल में कितने करेंगे? 4/3। 3 मोल में 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1 मोल में कितने करेंगे? 4/3। बात समझ पाए? मैंने इस बार क्या किया था, रिएक्शन का इससे लिख दिया था ना कि तुम लोग डर जाओ, मगर कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं चेंज होना है, कॉन्सेप्ट वही है। वो तो मैं डराऊंगा ही यार, मैं डराऊंगा ही, मैं क्यों नहीं डराऊंगा आपको बताओ, क्यों नहीं डराऊंगा? डराऊंगा। अच्छा, अब जिद कर रहा हो तो ये देखो, अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के वही चीज पूछ रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के वही चीज पूछ रहा हूं। इन विच केस equivalent weight of molecule is greater than its molecular weight, A, A,
इन विच केस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ये भी तो पता हो कि किसका निकालना है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, यहां एसिड लिख लो, एसिड। अब इनमें से किस केस में ऐसा है आपको बताना है। वही एन फैक्टर पूछा गया है, मगर लैंग्वेज थोड़ा अच्छा कर दी गई है। लैंग्वेज क्या है, थोड़ी अच्छी कर दी गई है। बताओ भाई, बता सकते हो किस केस में इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा होगा। अब इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से कब ज्यादा होगा, बताओ जरा। देखो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर की वैल्यू एक से छोटी होगी तब इक्विवेलेंट वेट जो होगा मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये पूछा गया है कि एन फैक्टर एक से छोटा किसमें है। इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि एन फैक्टर एक से छोटा किसमें है। इसमें चेक करो, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, सारे के सारे पार्टिसिपेट करने चले गए, एन फैक्टर दो। अब देखो, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां कितना है, एक। इसका मतलब एक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 मोल में एक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 मोल में कितना करेगा, आधा। देखो यहां कितने एसिडिक हाइड्रोजन है टोटल, 2। यहां पे कितने हैं, 1। तो इसका मतलब एक पार्टिसिपेट कर रहा है ना रिएक्शन में। तो 2 मोल एसिड में एक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 मोल एसिड में हाफ। यही आंसर हुआ। एन फैक्टर एक से छोटा होगा तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा होगा। यहां पे एन फैक्टर 1 है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, एक रिएक्शन है। बात समझ पाए। एन फैक्टर लेस देन 1 पूछ रहा है कि एन फैक्टर 1 से छोटा किसमें है, मगर लैंग्वेज ऐसे सेट की है जैसे आप फंस जाए, जैसे आप फंस जाए। अब बताओ, यदि आपको एन फैक्टर ऑफ एसिड और बेस समझ में आ गया है तो एक बार जरा चैट बॉक्स में लाल पीला नीला हरा करो। एक बार चैट बॉक्स को जरा लाल पीला नीला हरा करो। एक बच्चे ने क्या बोला, ओके। हाँ, यस, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। सर फर्स्ट का 2 क्यों होगा, एक बच्चा कोई डाउट पूछ रहा है, मगर बाकी बच्चों के चक्कर में वो निकल जा रहा है। हाँ कालू बेटा, तुमने पता नहीं कौन सा सिंबल बनाया है, मेरी स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है। हाँ, एक बच्चे ने कुछ पूछा है क्या, किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या, सोना रिपीट सर, ओके। आयनिक डीपीपी डिफरेंस है, अभी मैं देख लूंगा बेटा। अच्छा देखो ये कैसे है, देखो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से बड़ा कब होगा, जब एन फैक्टर 1 से छोटा हो। अब एन फैक्टर 1 से छोटा कैसे है, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, 1 मोल एसिड से रिएक्शन करने में जितने OH आयन खर्च हो रहे हैं वो एन फैक्टर है। 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने में जितने OH आयन खर्च हो रहे हैं वो एन फैक्टर है। कितने मोल एसिड है, 2 मोल। 2 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितना OH आयन खर्च हो रहा है, 1। 2 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितना OH आयन खर्च हो रहा है, 1। तो 1 मोल में कितना खर्च होगा, आधा। क्योंकि 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जो OH आयन खर्च होता है वो एन फैक्टर होता है। तो 2 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितना OH आयन खर्च हो रहा है, 1। तो 1 मोल को कितना खर्च होगा, आधा। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा, हाफ होगा।
एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा, हाफ। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, टोटल एच आयन कितने हैं, 2, अब कितने हैं, 1, तो इसका मतलब 1 खर्च हुआ, 2 मोल में 1 खर्च हो रहा है, तो 1 मोल में कितना खर्च होगा, आधा। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है, तो देखो एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज प्रेजेंट, टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट। देखो सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो चाहे पॉजिटिव काउंट कर लो चाहे निगेटिव काउंट कर लो। 1 मोल ऑफ सॉल्ट, 1 मोल सॉल्ट में, 1 मोल सॉल्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज है या जितना निगेटिव चार्ज है, उनमें से कोई एक काउंट कर लो। टोटल पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, बराबर। तो जो आप इजीली काउंट कर पाओ वही उसका एन फैक्टर होगा, वही उसका एन फैक्टर होगा। तो आप इजी क्या काउंट कर पाओगे, जनरली इजी काउंट होता है निगेटिव आयन। क्यों, निगेटिव आयन के ऊपर का चार्ज चेंज नहीं होता है। जैसे कॉपर कहीं पे +1 भी होगा, कॉपर कहीं पे +2 भी होगा, Fe कहीं पे +2 भी होगा, Fe कहीं पे +3 भी होगा, Mn कहीं पे +2 भी होगा, +4 भी होगा, +6 भी होगा, +7 भी होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। मगर सल्फेट हमेशा जहां होगा -2 होगा, कार्बोनेट हमेशा जहां होगा -2 होगा, हाइड्रोजन हमेशा जहां होगा -1 होगा। तो निगेटिव आयन का चार्ज मुझे जो लगता है पर्सनली काउंट करना ज्यादा इजी है, निगेटिव आयन का चार्ज काउंट करना ज्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। निगेटिव आयन के चार्ज जनरली फिक्स होते हैं, निगेटिव आयन के चार्ज जनरली फिक्स होते हैं, चेंज किसके होते हैं, पॉजिटिव। तो आप निगेटिव काउंट किया करो। जैसे ये देखो, अब बताओ NaCl, एन फैक्टर कितना होगा, 1। क्यों, Na पे 1 प्लस Cl पे 1 माइनस, तो निगेटिव पॉजिटिव में से जो मानो काउंट कर लो। अब देखो सोडियम सल्फेट, अब कितने सल्फेट हैं, 1 सल्फेट है, 1 सल्फेट पे कितना चार्ज, 2, तो एन फैक्टर 2। या कितने सोडियम है, 2 सोडियम, तो एन फैक्टर 2, क्योंकि 1 सोडियम पे 1 चार्ज होता है। अब जैसे ये देखो, जो आपको सही लगे वो काउंट करो। अब 3 सल्फेट है, 1 सल्फेट पे कितना होता है, -2, 3 सल्फेट पे कितना होगा, 6, या 1 एल्युमिनियम पे +3, 2 एल्युमिनियम पे 6। अब जैसे ये लिखा है, तो यार अब बच्चे को टेंशन है, बच्चे को ये टेंशन है कि ये फेरस है या फेरिक है, बच्चे को ये टेंशन है कि ये फेरस है या फेरिक, तो छोड़ो ना, निगेटिव वाला जाओ। 1 सल्फेट पे 2 माइनस, 3 सल्फेट पे 6। फेरस फेरिक हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना सल्फेट देख रहे हैं, वो तो कभी चेंज ही नहीं होता है। नहीं तो हम परेशान हैं, ये फेरस है या फेरिक है, तो हम क्यों जाएं। अब जैसे ये देखो, ये देखो एक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। अब एन फैक्टर बताना है। अब कितने सल्फेट है, 1 और 3, 4 सल्फेट है। 1 सल्फेट पे -2, 4 सल्फेट पे 8, 1 सल्फेट पे -2, 4 सल्फेट पे 8, 4 सल्फेट पे 8, हो गया एन फैक्टर हमारा। तो किसी सॉल्ट का एन फैक्टर ऐसे निकालेंगे, इस तरह से है, बस काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, निकल आया सॉल्ट का एन फैक्टर।
तो सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने का तरीका ये है, बैक स्लाइड। चलो बैक स्लाइड कर देते हैं, बैक स्लाइड देख लो। तो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, कोई एक चीज काउंट करके। जनरली आप निगेटिव काउंट करो, मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि निगेटिव आयन के ऊपर का चार्ज चेंज नहीं होता है, हमेशा वही रहता है फिक्स। पॉजिटिव आयन रहते हैं, डी ब्लॉक का है, कोई एफ ब्लॉक का है। अब पता चला एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके ऊपर का चार्ज ही नहीं पता है, फंस गए। अब जैसे देखो, हम में से किसी को यह नहीं पता है कि एक्सी के ऊपर कितना चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये देखो, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि बच्चों ये है इनर्ट, और इनर्ट एलिमेंट तो हम कहते हैं रिएक्शन ही नहीं करता है, तो हमें उसका चार्ज ही कहां पता है। अब मैंने कहा एन फैक्टर बताओ, अब हमें क्या पता है एक्सी के ऊपर कितना आता है, मगर हमें ये जरूर पता है सल्फेट के ऊपर कितना होता है। कितने सल्फेट है? एक, तो एन फैक्टर तो होगा। एक्सी के ऊपर क्या चार्ज होता है क्या नहीं होता, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, हमें अपने निगेटिव आयन पे फोकस करना है बस, आराम से कर लोगे। अब जरा देखो यार, एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, साल्ट, एन फैक्टर ऑफ हाफ रिएक्शन, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन या एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इसी को कहते हैं हाफ रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? हाफ रिएक्शन, आधी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, इसी को कहते हैं हाफ रिएक्शन। तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन या एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, अब ये कैसे निकालोगे, जरा सारे बच्चे गौर से ध्यान देंगे। देखो बच्चों, आप ये सपोज करो, देखो क्या होता है, मैं पहले ये बता देता हूं, फिर हम लोग निकालेंगे। देखो होता क्या है, डिफिनीशन क्या है पहले ये बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन exchange, total number of electron exchange in oxidation या reduction of 1 mole of species। 1 मोल स्पीसीज के ऑक्सीडेशन या 1 मोल स्पीसीज के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इन बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। 1 मोल स्पीसीज के ऑक्सीडेशन या 1 मोल स्पीसीज के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब देना या लेना, एक्सचेंज का मतलब लूज और गेन। वो इलेक्ट्रॉन के नंबर उस स्पीसीज के एन फैक्टर है, वो इलेक्ट्रॉन के नंबर उस स्पीसीज के एन फैक्टर है। या फिर डिफिनीशन क्या है, अभी करके भी दिखाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑफ 1 मोल स्पीसीज। 1 मोल स्पीसीज के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आता है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। 1 मोल स्पीसीज के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आता है, उसे उसका एन फैक्टर कहते हैं। मैं दोनों करके दिखाता हूं।
ठीक है, मैं दोनों करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिएक्शन देखो बेटा, ये MnO4 है। अब MnO4 है, ये कन्वर्ट होता है Mn2 में। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं Mn+2 में, ठीक है। पहले मैं बैलेंस रिएक्शन लिखता हूं। ये बैलेंस कैसे किया गया फ्यूचर में बताऊंगा। ये बैलेंस कैसे कर रहे हैं फ्यूचर में बताएंगे, मतलब आज या कल बताएंगे। Mn1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8, बैलेंस है, बैलेंस है। अब हमने चार्ज बैलेंस किया, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस किया। देखो चार्ज कैसे बैलेंस किया, प्लस का 8, एक हाइड्रोजन पे +1, 8 हाइड्रोजन पे +8, +8 -1, तो टोटल किधर, इतना चार्ज किधर है +7, इधर चार्ज कितना है +7, +8 -1 +7, इधर कितना है +2, तो टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए। तो ये +7 है, ये +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो इधर भी देखो +2 आ गया, +2 इधर +2 इधर। तो देखो एक मोल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 5, तो इसका एन फैक्टर कितना है 5। एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन, देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, +7 से +2 रिडक्शन हो रहा है। एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं 5, तो एन फैक्टर 5। एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 5, तो एन फैक्टर 5। एक तरीका यह है कि आप इससे निकालें, ये ऊपर वाला बताया। अब दूसरा देखो नीचे वाला, देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितनी है 7, इसकी कितनी है 2, तो कितना एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज कितना हो रहा है, टोटल चेंज कितना आ रहा है 5 का आ रहा है। एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने ऑक्सीडेशन का एक्सचेंज आ रहा है 5, तो एन फैक्टर 5। एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर का एक्सचेंज आ रहा है 5, एन फैक्टर 5, एन फैक्टर 5। तो चाहे ये डेफिनेशन लगाओ चाहे ये डेफिनेशन लगाओ, ऐसे करना है। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट सिखाता हूं, मतलब इजी तरीका सिखाता हूं। पहले मैंने एक करके दिखाया कि किया कैसे जाता है, किया कैसे जाता है। आप चाहो तो एक और दिखा देता हूं, ये देखो एक और दिखा देता हूं, है ना, एक और दिखा देता हूं। एक और दिखा देता हूं। अब जरा देखो बच्चों, अब आप इसको देखो, देखो यहां कितना लिखा है, ये है +6 और ये है +3। एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 6, एन फैक्टर कितना हुआ 6। बैलेंस है 2 क्रोनियम 2 क्रोनियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, दोनों तरफ के चार्ज भी बैलेंस कर दिए। टोटल चार्ज +6, 3 दूनी 6, टोटल चार्ज -2 +14 और -6, कितना हो गया 8, 8 गया +6 आ गया, दोनों तरफ के चार्ज भी बैलेंस है। तो एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 6, एन फैक्टर 6। एक मोल मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीडेशन का एक्सचेंज हो रहा है, देखो एक एटम की क्या है +6 है, आप सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट
पर एटम होती है। तो एक एटम में कितनी है 6, तो 2 एटम में कितनी हुई 12। एक एटम की कितनी है +6, 2 एटम है ना, एक मॉलिक्यूल में, एक मोल में कितने एटम है 2। अच्छा, एक एटम की कितनी है +3, 2 एटम की कितनी है 6। डिफरेंस कितना आ रहा है देखो 6, डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 6 दूनी 12 और 6 डिफरेंस आ रहा है। तो एन फैक्टर ऑफ Cr2O7 डबल निगेटिव क्या आया 6। एक एटम की +6 है तो 2 एटम की कितनी हुई 12। एक एटम की +3 है, 2 एटम की कितनी हुई 6। टोटल डिफरेंस कितना आया 6। अब इस चीज से ये देखो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, टफ है, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, आपके लिए एक इजी कॉन्सेप्ट ढूंढा। अब वो इजी कॉन्सेप्ट क्या है जरा गौर समझो। अब आपको सीएचडी बताता हूं। आप सपोज करो कि ये एक हाफ रिएक्शन लिखी है, गौर से देखना, AX/BY, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +P है और ये चेंज हो रहा है ऐसे AX1, ठीक है, और BY1 में, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है Q। यदि P बड़ा है Q छोटा है तो रिडक्शन, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर डिक्रीज कर रही है, और Q बड़ा है P से तो ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी तो रिडक्शन, लेफ्ट टू राइट। अब देखो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +P, यहां पे क्या है +Q। मैंने जर्नल फॉर्म बनाया है, एक ही रिएक्शन दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। यदि P बड़ा हुआ तो रिडक्शन और P छोटा हुआ Q से तो ऑक्सीडेशन। अब किसी ने पूछा मेरे से एन फैक्टर ऑफ, ये बताओ, एन फैक्टर ऑफ AX/BY बताओ। तो आप गौर से देखो कैसे किया जाता है, शॉर्टकट ट्रिक। देखो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा हो, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है ए की, तो ए के नीचे का प्रीफिक्स एक्स, मॉड, एन फैक्टर एक पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मॉड P - Q, बस इनका डिफरेंस P - Q, ये एन फैक्टर आ गया क्या, प्रीफिक्स मॉड P - Q। मान लो एन फैक्टर पूछा जाता है इसका, एन फैक्टर ऑफ AX का बताओ, इसका पूछा जा रहा है, तो यही चीज इधर से कर दो। नीचे कितना लिखा है X1 मॉड Q - P, Q - P। इसका पूछा गया तो इधर से इधर आ गया, इसका पूछा गया तो इधर से इधर गए। जब आप रिएक्टेंट का पूछ रहे हो तो X P - Q, जब आप प्रोडक्ट का पूछ रहे हो तो उसके नीचे की वैल्यू X1 Q - P, Q - P। अब इसको करके देखते हैं, अब इसको करके देखते हैं। अब देखो उन्हीं मॉलिक्यूल का हम फिर एन फैक्टर निकालते हैं, उन्हीं का हम फिर एन फैक्टर निकालते हैं। ये देखो एक रेडॉक्स, अब हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जिसमें अंडरलाइन कर रहे हैं उसका एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर निकालो, जिसमें अंडरलाइन कर रहे हैं उसका एन फैक्टर निकालना है। निकालो एन फैक्टर इसी मेथड से, इसी मेथड से एन फैक्टर निकालिए, इसी मेथड से एन फैक्टर निकालिए जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूं, इसी मेथड से एन फैक्टर निकालिए जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं। निकालते जाएं,
अब देखो, मैं आपके साथ आपकी हेल्प करता हूं। देखो, P क्या है, इसके ऊपर के ऑक्सीडेशन नंबर, Q क्या है, इसके ऊपर के ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है +7, ये क्या है +2। अब यहां कितना लिखा है, Mn के नीचे कितना लिखा है, ये Mn के ऑक्सीडेशन नंबर है, तो Mn के नीचे चाहिए, ए की ऑक्सीडेशन नंबर थी, ए के नीचे की चीज, Mn के नीचे कितना लिखा है 1 मॉड P माइनस Q +7 माइनस +2, एन फैक्टर कितना आ गया 5, इसमें निकालो, इसकी कितनी है +6, इसकी कितनी है 3, नीचे कितना लिखा है 2, P माइनस Q 6 आ गया। आप देख लो, MnO4 निगेटिव का मैंने 5 निकाला था, K2Cr2O7 का मैंने 6 निकाला था, देखो 6 निकल रहा है। अब इसमें करो, इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है 5, नीचे कितना लिखा है 4, 0 माइनस 5 कितना आया 20, यहां देखो -3 0, नाइट्रोजन के नीचे कितना लिखा है 1, ऑक्सीडेशन नंबर -3 विद साइन लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर विद साइन लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर विद साइन लिखी जाएगी, सारे बच्चे ध्यान रखें। अब यहां देखो +3 +4, नीचे कितना लिखा है 2, मॉड 3 माइनस 4 2, यहां देखो इसकी निकालो 6 2 2, इसकी निकालो 12, 2 चला गया 10, 10 से 4 डिवाइड किया 2.5। अब देखो यहां कितना लिखा है 2, P माइनस Q कितना 1, कितना आ गया 1, देख लो है, सब लोग बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, साजिद कह रहा है कि सर किस पर कितना चार्ज है कैसे पता चलेगा? प्रभु, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले उसमें सिखाया है, इस चैप्टर की सबसे पहली क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया है, वही मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने को बहुत टाइम हो गया तो मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगी, और नहीं याद है तो निकालो, आपको निकालना तो आता है, मैंने सिखाया है। सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अब इसमें निकालो, ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन है तो x प्लस -8 बराबर -3, तो 8 उधर गया तो +5। मैंने निकाल निकाल के लिखी है, निकाल निकाल के लिखी भाई, इसकी x मानी जैसे पढ़ाया था, ऑक्सीजन की -2 बराबर -3, तो x इक्वल टू +5। तो मैंने निकाल के लिखी है जो आप पहले निकालते आए हो, तो आपको भी लिखना पड़ेगा। अभिषेक कह रहा है 2 रॉन्ग है, 2 कौन सा है बेटा बताना? अभिषेक कौन सा रॉन्ग है बेटे? मुन्ने, अभिषेक मुन्ना कौन सा रॉन्ग है? ये वाला, ये वाला नहीं बेटा, एकदम सही है, एकदम सही है मुन्ना, सही है। सर बैक समझा दो। अच्छा, बैक में तो ये पढ़ाया है, -3 कैसे है? अरे बेटे, नाइट्रोजन की x हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 बराबर 0, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो कितना निकल के आया? -3 ही तो आया। +2 होगा सल्फर पे, तो +2 ही तो लिखा है, कहां +6 लिखा है? 6 -4, 4 उधर गया 6, अब इसमें 12 और ये प्लस का 2 है 10, और 4 से डिवाइड करो, 10 को 4 से डिवाइड करोगे 2.5, सही तो लिखा है यार बेटा, सही लिखा है। हाँ CSD भी दे देंगे। अब देखो बच्चा कह रहा है
बैक स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट समझा दो। देखो ये मैंने डिफिनीशन समझाने के लिए किया था कि डिफिनीशन की रियलिटी क्या है। मैं फिर से समझाता हूं। डिफिनीशन क्या है? एक मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कराने में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। अब देखो यहां कितना लिखा है, एक मोल। अब इस एक मोल मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, रिडक्शन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 5, तो एन फैक्टर 5। एक मोल मॉलिक्यूल है, यहां देखो कितना लिखा है, एक मोल, बैलेंस रिएक्शन में एक लिखा है। एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 5। तो ये इस वाली की डिफिनीशन हो गई। अब इस डिफिनीशन के हिसाब से आओ, इसमें क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ स्पीसीज। एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आएगा। यहां लिखा है 1, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितनी है, 7, रिडक्शन के बाद कितनी हो गई, 2। तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीडेशन का चेंज आया, 7 से 2 ही, तो कितना कम हो गया, 5। तो 5 चेंज आया, तो एन फैक्टर 5। भाई पहले 7 थी, अब 2 हो गई, तो 7 थी 2 हो गई, तो कितना चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ, तो एन फैक्टर 5। इसी तरह यहां देखो, पहले कितनी है, 6, अब टोटल कितनी है, एक मोल मॉलिक्यूल में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है क्रोनियम की, तो एक एटम पे 6 है, एटम कितने हैं, 2। एक एटम पे 6 है, एटम कितने हैं, 2, तो टोटल कितनी बनी, 12। एक एटम पे 3 है, एटम कितने हैं, 2, तो टोटल कितनी बनी, 6। 6 आ गया। तो एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में, यहां देखो एक लिखा है, एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, 6 का, एन फैक्टर 6। अब दूसरी वाली डिफिनीशन से जाओ, तो एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 6, तो एन फैक्टर 6। एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 6, तो एन फैक्टर 6। बात समझ पाए, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखो अब आप कुछ और मॉलिक्यूल की निकाल के दिखाओ मुझे, कुछ और मॉलिक्यूल की भी निकालें। सारे बच्चे इसको करें और लगातार आंसर बताते जाए, है ना, जैसे गड़बड़ ना हो। बताओ भाई, जिसको अंडरलाइन करूंगा उसी की निकालोगे, जिसको अंडरलाइन करूंगा उसकी निकालोगे, ठीक है। करते जाइए। मैं उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूं जो आपको पेपर में मिलेंगे, जो आपको जनरली पेपर में दिखते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जैसे आपके लिए हेल्प हो सके। तो सभी बच्चे करें, सभी बच्चे करते जाइए, ठीक है। हम्म 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 देखो बच्चों, अब इनकी निकालो। अब यहां आयोडीन की कितनी निकलेगी, 5, और यहां आयोडीन की -1, तो एन फैक्टर कितना आया। आयोडीन के नीचे कितना लिखा है, 1, 5। अब विद साइन रखना है, मैंने पढ़ाया है विद साइन रखा जाता है। तो देखो एक्स पी माइनस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सल्फर के नीचे कितना है, 1, पी माइनस क्यू, 8 हो गया, 0 +5। क्लोरीन के नीचे कितना है, 2, पी माइनस क्यू, 10 हो गया। नाइट्रोजन +5 कितना है, 1, पी माइनस क्यू, 5 हो गया। इसके ऊपर 0 है, यहां देखो 0, यहां -1, पी माइनस क्यू,
2 हो गया। बात समझ पा रहे हो? यस, बात सारे लोग समझ पा रहे हैं। अपने को बस P माइनस Q कर देना। अब जब देखो यार, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आप क्वेश्चन कैसे कैसे करोगे एक एक करके मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि n फैक्टर निकल आया तो क्वेश्चन निकल आया, n फैक्टर निकल आया तो क्वेश्चन निकल आया, है कि नहीं? तो देखो जरा बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है? जैसे आपको ये बात समझ में आए कि करनी कैसे होती है। जैसे ये देखो, अब वो कह रहा है ये, अब इसमें रिएक्शन नहीं दी है, रिएक्शन नहीं दी है तो आप लोग अभी करने में डरोगे, अभी आप लोग करने में डरोगे, है ना? चलो रिएक्शन मैं लिख दूंगा, आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो और आंसर बताओ। इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2H2O3 यूजिंग K2Cr2O7 बाय इडियोमेट्री, ये क्या होता है आगे बताया जाएगा जब टाइट्रेशन आएगा। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, तो रिएक्शन मैं लिख देता हूं, ठीक है? रिएक्शन अभी मैं लिख देता हूं, आप सिर्फ क्वेश्चन करें। आगे चल के ये रिएक्शन बार बार आएगी तो आप अपने आप सीख जाओगे, और मैं इसको कई बार लिख भी दूंगा। अब मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी हिसाब से आपका काम है आंसर लगाना, मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी हिसाब से आपका काम है आंसर लगाना। अब वो कह रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो भाई इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, मतलब बस n फैक्टर पता चल जाए। अब n फैक्टर कैसे निकालोगे? क्यों? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, कोई एसिड नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ये कितना होता है? +6, ये कितना है? +3। इसका निकालना है, नीचे कितना लिखा है? 2 6, वहां कितना है? 3, 2P - Q, 6 आ गया, है ना? ऑक्सी n फैक्टर में साइन नहीं लगता क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। 6 आ गया, तो आपने लिखा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6, बी आंसर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। आशीष कोई बात नहीं बेटा, सीख जाओगे। कर रहे हो कि नहीं? कर पा रहे हो सब लोग? हाँ CSD भी दे दूंगा यार, कर पा रहे हो? यस यस, जिन बच्चों को छुट्टी चाहिए हो वो जा सकते हैं, आज के बाद डेली छुट्टी छुट्टी मत करो, 10-15 पे क्लास खत्म होती है, 10-20 तक पढ़ाऊंगा, बताओ, या तो फिर घर में बैठो। अरे यार कोई अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहा हूं। और बात रही कि सर हमें नाश्ता करने का, पानी पीने का टाइम नहीं मिलेगा, तो हम देंगे ना, हम खुद 10-15 तक छोड़ देते हैं, कभी कभी 2-4 मिनट आगे चले जाते हैं तो 10-20 हो जाता है, बस कभी कभी 2-4 मिनट आगे जाते हैं, है ना? मगर अब तुम 10 बजे से चिल्लाने लगते हो तो कंफ्यूजन होने लगता है, कौन मतलब कि मन फिर इधर उधर होने लगता है कि कैसे पढ़ाएं, अभी 5 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है। तो आप जो है ऐसी बातें ना करें कि जिससे मुझे दिक्कत आए। अरे पढ़ाई करो यार, 5-7 मिनट ऊपर नीचे तो हो ही जाएंगे, है ना? और मैं खुद नहीं चाहूंगा कि आपका टाइम मतलब आपको खाने पीने को ना मिले, मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं ना, तो मैं खुद चाहता हूं कि मैं भी खाना पीना खाऊं, तो तुमको भी चाहूंगा ना। हाँ, अरे संकल्प ये सब हम ही ने बनाए हैं यार, शुरुआत वहां पर भी हम ही लोगों ने बनाए थे, अब अपना काम छोड़ के चले थोड़ी आएंगे, ये सब हम ही लोगों ने बनाए, अपना काम भी वही। हाँ आओ बेटा संकल्प, ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ना अच्छे से। 1 मोल ऑफ N2O4 लूज 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 10। 1 mole of N2O4 lose 10 mole of electron to form a new compound Y.
assuming that all nitrogen appears in a new compound. What is oxidation state of nitrogen in Y? There is a no change in the oxidation state of hydrogen. अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कितनी है? -2 निकालो। और यहां पर हमें नहीं पता है, मगर यह जरूर पता है कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इससे ज्यादा होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, तो जो कुछ भी आंसर होगा वो -2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। क्यों? -2 से बड़ा आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब हमें नहीं पता यहां नाइट्रोजन की कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 10। अब जरा एन फैक्टर की डिफिनीशन बताना। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, वो एन फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब तुम्हें एन फैक्टर दिया है, एन फैक्टर ऑफ N2H4 कितना दिया है? 10। क्यों? बाय डिफिनीशन एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो एन फैक्टर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 10, तो एन फैक्टर 10 है। अब मैंने लगा दिया एन फैक्टर इक्वल टू एक्स पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यू 10 है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है? 2। p की वैल्यू कितनी है? -2। q की हमें नहीं पता है, हमें q थोड़ी पता है। तो ये आ गया 5। 2 माइनस जी। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी है कि 5 में 2 माइनस होगा, एक पॉसिबिलिटी है प्लस होगा। यही तो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि वो चीज मॉड के अंदर है। मॉड के अंदर है, या तो क्यू की वैल्यू 7 आएगी या क्यू की वैल्यू 3 आएगी। अब 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कट गया, ये वाला पॉसिबिलिटी रहा। 7 क्या है? ऑप्शन में ही नहीं है। तो जब 7 ऑप्शन में नहीं है तो बस 3 आएगा। ये कैसे किया समझ पाए? एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो उसका एन फैक्टर होते हैं। एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में 10 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब एन फैक्टर 10 है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी, इसलिए ये कट गया। अब बाकी मैंने ये निकाल लिया। अब देखो CHD है ना, नहीं तो ये जीने नहीं देगा। अभिषेक, अभिषेक नहीं तो हम लोगों को जीने नहीं देगा। जल्दी जल्दी CHD लिखते हैं। देखो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल, सारे बच्चों को कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये मैंने पढ़ाया। अब एन फैक्टर की वैल्यू यदि 1 है तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट आपस में बराबर होंगे। यदि एन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होगा, इक्विवेलेंट वेट छोटा होगा। यदि एन फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है तो इक्विवेलेंट वेट बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा। ये बात आ गई। एन फैक्टर की वैल्यू 0 नहीं होगी, एन फैक्टर की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, एन फैक्टर ऑफ एसिड। एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ OH ion required to neutralization of 1 mole of
टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिड। 1 मोल एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में कितने OH आयन खर्च हो रहे हैं? यदि ये ना आए तो ये टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ एसिड। 1 मोल एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 1 मोल एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि एन फैक्टर एक रिएक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है, रिएक्शन पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना। फिर मैंने कहा एन फैक्टर ऑफ बेस। बेस का एन फैक्टर क्या होता है? तो डिट्टो सेम है, टोटल नंबर ऑफ HN required to न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल बेस, या फिर टोटल नंबर ऑफ बेसिक का मतलब आयनिक OH आयन प्रेजेंट इन 1 मोल बेस। 1 मोल बेस में कितने आयनिक OH आयन है? फिर एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये इसका एन फैक्टर है। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन। सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा? AX/BY, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है P। AX1/BY1, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है Q। तो एन फैक्टर ऑफ AX/BY इक्वल टू, जिसके ऊपर की ऑक्सीडेशन नंबर है X mod P माइनस Q, एन फैक्टर ऑफ AX1/BY1 इसकी, तो इसके ऊपर नीचे कितना है? X1, और इधर से इधर चलो अब Q माइनस P। ये बताया आपको कि एन फैक्टर कैसे निकलेगा यदि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो, सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो, तो कैसे निकल के आएगा। यहां तक मैंने आज पढ़ाया है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि एन फैक्टर पड़ गया है, अभी थोड़ा सा एन फैक्टर बाकी है। एन फैक्टर पड़ गया है तो बैलेंसिंग हो गई, और जैसे ही बैलेंसिंग हो गई न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू हो गए। तो कल ये मान के चलो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये मान के चलो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रह गया तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, पहले ही बता दिया। यदि चैप्टर रह जाएगा तो संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है, क्योंकि अगले हफ्ते की पहली क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की होगी। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम की डीपीपी में देख लेता हूं सही है या कैसे है ना, ठीक है बच्चों। तो आप लोग जल्दी से जाके कुछ नाश्ता पानी कर लो, पानी आनी पी लो, 10:30 बजे फिजिक्स की क्लास है। हाँ, मैं मिलूंगा। अच्छा, आज शाम को 7 बजे, ठीक है, यूट्यूब पर लॉन्च है, आना, फिर बात करेंगे वहां पे। बाय बाय। अच्छा ठीक है।